विद्यार्थी और शिक्षकों, आपका एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। यहाँ आप देख रहे हैं कक्षा 6वीं से 10वीं जो आपके विज्ञान विषय की पुस्तक है, उसमें जो पाठ के अंदर प्रश्न दिए गए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, हस्तलिखित नोट हैं, परीक्षा की तैयारी की हेतु विभिन्न सामग्री आप देख रहे हैं। इसी क्रम में हम लेकर आए हैं जो कक्षा 10वीं की विज्ञान का अध्याय नियंत्रण एवं समन्वय, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हम देखेंगे। जैसे पेज नंबर 132 पर प्रश्न दिया गया है, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। तो हम देखेंगे यहाँ प्रतिवर्ती क्रिया मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित होती है, जबकि टहलना मस्तिष्क के भाग अनुमस्तक द्वारा नियंत्रित होती है। प्रतिवर्ती क्रिया यह अनैच्छिक क्रियाएं हैं और टहलना एक ऐच्छिक क्रिया है। प्रतिवर्ती क्रिया यह अत्यंत तेज अर्थात 1 सेकंड के सूक्ष्म अंश में ही पूर्ण हो जाती है, जबकि टहलना इस क्रिया में अधिक समय लगता है, क्योंकि पहले मस्तिष्क विचार करता है तथा सूचना को तंत्रिका के माध्यम से पेशियों तक पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन के मध्य अंतर्ग्रथन या सिनेप्स में क्या होता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान होते हैं, जिसे अंतर्ग्रथन या सिनेप्स कहते हैं। तंत्रिका कोशिका के ध्रुमाकृति पर उत्पन्न विद्युत आवेग तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन में होता हुआ अंतिम सिरे तक पहुंचता है। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। यह रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्स को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की ध्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ होता है। अंततः इसी प्रकार का एक अंतर्ग्रथन या सिनेप्स ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक ले जाते हैं। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो उत्तर होगा अनुमस्तिष्क शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। यह मस्तिष्क के भाग पश्च मस्तिष्क में होता है। अगला प्रश्न, हम अगरबत्ती गंध का पता कैसे लगाते हैं। तो उत्तर होगा हमारे नाक में गंधीय संवेदांग होते हैं। गंध के कारण रासायनिक क्रिया होती है, जिससे विद्युत आवेग संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अग्र मस्तिष्क तक पहुंचता है, जिसमें विद्यमान सूंघने के लिए विशिष्टीकृत क्षेत्र अगरबत्ती की गंध पहचानने की क्रिया संपादित करता है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। उत्तर होगा प्रतिवर्ती क्रिया मेरु रज्जु द्वारा संचालित एवं नियंत्रित होती है। ग्राही अंग या त्वचा में ऊष्मा या दर्द से संवेदना संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा मेरु रज्जु तक लाई जाती है तथा प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा कार्य कर जैसे भुज में पेशी को संदेश भेजता है। मस्तिष्क की प्रतिवर्ती क्रिया में कोई कार्य नहीं है, केवल संदेश मस्तिष्क तक पहुंचता है। अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन क्या है। तो उत्तर होगा पादपों में उपस्थित वे रासायनिक पदार्थ जो पौधों की वृद्धि, विकास एवं पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं, वह पादप हार्मोन होते हैं। पादप हार्मोन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन तथा साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न है, छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्ररोह की गति से किस प्रकार भिन्न है। तो छुई मुई पादप की पत्तियों की गति और प्रकाश की ओर प्ररोह की गति में क्या अंतर है, यहाँ हम देखेंगे। तो छुई मुई पादप की पत्तियों की गति में पहला बिंदु है, इसमें पत्तियों की गति किसी खास दिशा में नहीं होती, अर्थात उद्दीपक या स्पर्श की दिशा पर निर्भर नहीं करती। जबकि प्रकाश की ओर प्ररोह की गति में इसमें प्ररोह की गति उद्दीपक या प्रकाश की दिशा में होती है। छुई मुई पादप की पत्तियों की गति में इसमें वृद्धि नहीं होती और प्रकाश की ओर प्ररोह की गति इसमें वृद्धि होती है। अनुक्रिया की गति बहुत तीव्र होती है छुई मुई पादप की पत्तियों की गति में, और प्रकाश की ओर प्ररोह की गति में अनुक्रिया की गति धीमी होती है। छुई मुई की पत्तियों की जो गति होती है, गति हार्मोन के द्वारा नहीं होती, जबकि प्ररोह की गति यह ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा होती है। पादप की पत्तियों की गति, जो छुई मुई का पादप है उसकी पत्तियों की गति यह जल की मात्रा में परिवर्तन के कारण होता है, और प्रकाश की ओर प्ररोह की गति यह प्ररोह के दोनों ओर असमान वृद्धि के कारण होता है। अगला प्रश्न है, एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। तो ऑक्सिन पादप हार्मोन, यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा गया है लेकिन यह ऑक्सिन पादप हार्मोन है जो पौधे में वृद्धि करता है। अगला प्रश्न है, किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार सहायक है। तो हम जानते हैं कि प्रतान के शिखर पर ऑक्सिन बनता है। प्रतान स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसे ही प्रतान किसी आधार के संपर्क में आते हैं, वह भाग उतनी तेजी के साथ वृद्धि नहीं करती जितनी तेजी से आधार से दूर वाला भाग करता है, क्योंकि ऑक्सिन विसरित होकर उस तरफ चला जाता है। इसके कारण कोशिकाएं लंबी एवं तन्य हो जाती हैं और प्रतान मुड़ जाता है तथा आधार से लिपट जाती है। उदाहरण दिया गया है मटर के पौधे। मटर के पौधे में यह क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभी कल्पना कीजिए।
तो यहाँ पर जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग दिया गया है, आप भी इस प्रयोग को देखें। चित्र के माध्यम से देखेंगे हम अंकुरित बीजों की जड़ें गीले बुरादी की ओर मुड़ जाती हैं, जिसे जलानुवर्तन कहा जाता है। यहाँ देखें आप, शुष्क या सूखा बुरादा है, भीगा हुआ लकड़ी का बुरादा है और एक आधार है। जल की ओर गति या वृद्धि करती हुई जड़ें यहाँ पर दी गई हैं। अगला प्रश्न है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? तो जंतुओं में रासायनिक समन्वय हार्मोन के द्वारा होता है। ये जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं तथा रक्त के माध्यम से शरीर के उन अंगों तक पहुंच जाते हैं जहां इसकी आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? तो उत्तर होगा, थायराइड ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है। हमारे आहार में आयोडीन की कमी से हमें घेंगा रोग या ग्वाइटर हो जाता है। अतः थायरॉक्सिन की उचित मात्रा शरीर में बनाए रखने के लिए आयोडीन युक्त नमक भोजन के साथ खाने की सलाह दी जाती है। अगला प्रश्न है, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? मधुमेह रोग अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन इंसुलिन की कमी के कारण होता है। यह हार्मोन रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। अतः डॉक्टर रोगी को इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने की सलाह देता है ताकि रुधिर में शर्करा का स्तर कम किया जा सके। अब यहाँ कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, इनके भी उत्तर हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन, इनमें से पादप हार्मोन बताना है। तो सही उत्तर होगा साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे सिनेप्स कहते हैं। अगला प्रश्न, मस्तिष्क उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए या उपरोक्त सभी? तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। मस्तिष्क इन सभी क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहा हो, क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? उत्तर होगा, ग्राही हमारी ज्ञान इंद्रियों में स्थित एक खास कोशिकाएं होती हैं जो वातावरण से सभी सूचनाएं ढूंढ निकालती हैं और उन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क में पहुंचाती हैं। मस्तिष्क के भाग अग्र मस्तिष्क में विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग या सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। इसके अलग अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत होते हैं। यदि कोई ग्राही उचित प्रकार कार्य नहीं करेगी तो उस ग्राही द्वारा एकत्र की गई सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेगी। उदाहरण, जैसे यदि रेटिना की कोशिका अच्छी तरह कार्य नहीं करेगी तो हम देख नहीं पाएंगे तथा अंधे भी हो सकते हैं। दूसरा उदाहरण है, जिह्वा द्वारा मीठा, नमकीन आदि स्वाद का पता लगाना संभव नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न, एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो न्यूरॉन के कार्य आगे देखेंगे। यह एक संरचना है, तंत्रिका कोशिका का चित्र दिया गया है, बड़ा ही सरल चित्र है। आप इस प्रकार से चित्र बनाए, इसमें बीच में केंद्रक होगा और जो आप शाखाएं देख रहे हैं वह द्रुमिका हैं और जो बीच में संरचना देख रहे हैं जहाँ से द्रुमिका निकलती हैं वह कोशिका काय होता है। बीच की जो संरचना है वह तंत्रिकाक्ष है और अंत में तंत्रिका का अंतिम सिरा होता है। इस प्रकार से आप यह चित्र बना सकते हैं। इसका कार्य या न्यूरॉन का कार्य क्या होता है? पहला कार्य सूचना या उद्दीपन एक तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका के सिरे द्वारा प्राप्त की जाती है। रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग पैदा होते हैं जो कोशिका काय तक जाता है तथा तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन में होता हुआ उसके अंतिम सिरे तक पहुंचता है। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। ये रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्स को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार से इनमें से कुछ कार्य आप याद कर सकते हैं। यदि सभी कार्य भी आप तैयार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है? तो उत्तर होगा, पादपों में पिरोह प्रकाश की ओर मुड़कर तथा जड़ें इससे दूर मुड़कर अनुक्रिया करती हैं, जिसे प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। प्रकाश जब पादप की वृद्धि वाले भाग पर पड़ता है तो वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन छाया वाले भाग में अधिक मात्रा में एकत्र होकर उसे प्रकाश की आने की दिशा में मुड़ देता है, अर्थात पौधे का तने वाला भाग तथा पत्तियां प्रकाश की ओर मुड़ जाती हैं। इससे पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए अधिक से अधिक प्रकाश मिलने लगता है। अगला प्रश्न है, मेरुरज्जु आघात से किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा? तो मेरुरज्जु आघात से निम्न क्रियाओं में व्यवधान होगा। हम जानते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है, अतः प्रतिवर्ती क्रिया नहीं होगी। दूसरा है, ज्ञानेंद्रियों से आने वाली सूचना या आवेग मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेगी और मस्तिष्क से सूचना शरीर के विभिन्न अंगों तक नहीं पहुंचेगी। अगला प्रश्न है, पादपों में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? तो पादपों में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोन द्वारा होते हैं। ये हार्मोन पौधों की वृद्धि, विकास एवं पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता प्रदान करते हैं।
इनके संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है और वे साधारण विसरण द्वारा क्रिया क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। उदाहरण दिए गए यहाँ पर ऑक्सीजन का सांद्रण कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है। जिबरेलिन तने की वृद्धि में सहायता करते हैं। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है और एब्सिलिक अम्ल वृद्धि का संदमन करते हैं, जैसे पत्तियों का मुरझाना। अगला प्रश्न है, एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है? तो सजीवों में अनेक अंग तंत्र पाए जाते हैं जो एक खास कार्य करते हैं। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तंत्र का पेशी, ऊतक तथा हार्मोन द्वारा किया जाता है तथा पादपों में हार्मोन द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय होते हैं। यदि जीवों में समन्वय तंत्र नहीं होगा तो सभी अंग एवं कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगी तथा हमें इच्छित परिणाम नहीं मिलेंगे। अनिच्छक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? तो यहाँ हम देखते हैं अनिच्छक क्रियाओं और प्रतिवर्ती क्रियाओं में अंतर। तो अनिच्छक क्रियाओं को देख लेते हैं पहले। तो वे क्रियाएं जिनका नियंत्रण हमारे सोचने से नहीं होता है, अर्थात ऐसी क्रियाएं जो शरीर में निरंतर चलती रहती हैं, वो अनिच्छक क्रियाएं होती हैं। अनिच्छक क्रियाओं का नियंत्रण पश्चिम मस्तिष्क स्थित मेडुला द्वारा होता है। इसका उदाहरण है हृदय का स्पंदन, सांस लेना, श्वसन क्रिया द्वारा ऊर्जा का उत्पादन, भोजन देखकर लार का निकलना, वर्ज्य पदार्थों का उत्सर्जन आदि। प्रतिवर्ती क्रियाएं वे क्रियाएं जिनमें किसी वायु उद्दीपन के प्रति अनुक्रियाएं होती हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। इनका नियंत्रण मुख्यतः मेरुरज्जु द्वारा होता है तथा प्रत्यावर्ती चाप के रूप में क्रियान्वित होता है। इनके उदाहरण हैं किसी गर्म वस्तु को स्पर्श करने पर हाथ शीघ्रता से हटाना। अगला प्रश्न है, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना तथा व्यतिरेक कीजिए। तो जंतुओं में तंत्रिका द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय, इससे संबंधित यहाँ पर हम जो वाक्य दिए गए हैं वह देखते हैं। तो जंतुओं में तंत्रिका द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय यह न्यूरॉन से बना होता है। इसमें सूचना विद्युत आवेग की तरह ग्राही से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से कार्यकारी अंगों तक वापस आती हैं। आवेग तेज तथा बहुत कम समय तक अनुक्रिया करते हैं। तंत्रिका तंत्र के मुख्य अंग मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु हैं। और जंतुओं में हार्मोन द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय यह स्रावित कोशिकाओं या ग्रंथियों से बना होता है। इसमें सूचना अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित रसायनों जैसे हार्मोन कहते हैं द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय होता है और रक्त द्वारा कार्यकारी अंगों तक पहुंचता है। अनुक्रिया धीमी परंतु लंबे समय तक होती है। इसमें इसके मुख्य भाग अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जैसे पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि या अवटु ग्रंथि, अधिवक्र ग्रंथि आदि होते हैं। छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है? तो यह अंतर हम यहाँ पर देखते हैं। छुई मुई पादप में गति, पहले हम इसे देख लेते हैं। तो पत्तियों में जल की मात्रा में परिवर्तन के कारण इसकी आकृति बदल जाती है, जिसके कारण फूलने और सिकुड़ने की क्रिया होती है। और दूसरा है, इसमें विशिष्टगत प्रोटीन नहीं होते हैं। इसमें गति स्पर्श के कारण होती है। और छुई मुई पौधे में सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्टगत ऊतक नहीं पाए जाते हैं। चौथा बिंदु है, छुई मुई पौधे में सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्टगत ऊतक नहीं पाए जाते हैं। मानव की टांग में होने वाली गति यह पेशी कोशिकाओं के संकुचन के कारण होती है। इसमें विशिष्टगत प्रोटीन होते हैं और इसमें गति अच्छिक होती है। आवेग या सूचनाओं के चलन के लिए तंत्रिका कोशिका और गति के लिए पेशी कोशिका होती है। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय के प्रश्नों के उत्तर देखे। आप भी देखें और इन्हें अपनी परीक्षा की तैयारी हेतु आप मदद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो आप अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर भी देखने के लिए चैनल पर विजिट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको प्राप्त होता है तो अन्य साथियों में भी शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।